हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ समीउल्लाह। तो आज हम वर्डप्रेस ट्यूटोरियल पे एक दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हम मल्टीपल चीज़ें जो हैं उनको सीख चुके थे, जिनमें लोकल होस्ट को सेटअप कैसे करते हैं, थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के पेजेस कैसे बनते हैं, और वेबसाइट का जो मेन्यू है ये क्या होता है, और किस तरीके से हम पेजेस को मेन्यू में सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो हमारा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल पे पहली वीडियो थी उसमें देख लिया है। आज हम इस दूसरी वीडियो में वर्डप्रेस के दूसरे जितनी भी सेटिंग रहती है उस सारी सेटिंग को हम कंप्लीट देख लेंगे, एक एक ऑप्शन को अपना प्रैक्टिकल करके। तो उसके बाद हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग सारी खत्म हो जाएगी और हम चले जाएंगे एलिमेंटर में, जहां हम वेबसाइट को बना रहे होंगे कि किस तरीके से हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और देखते हैं कि कौन कौन से और ऑप्शंस हैं जिनको सीखने की हमें ज़रूरत है, और किस तरीके से उन सेटिंग्स को हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट जो है उसको बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम लोकल होस्ट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जैम्प है जिसको हमने इंस्टॉल किया था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें दो ऑप्शंस अपाचे और माई सिक्वल दोनों को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको स्टार्ट दिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन, एक ऐसा पॉपअप मिल सकता है, आप इसको जस्ट अलाउ पे क्लिक कर दें। ओके। आपके अपाचे और माई सिक्वल दो ऑप्शन ही ऑन होने चाहिए। फाइल जिला को मैंने वैसे ही आपको करके बताया कि किस तरीके से पॉपअप शो होता है। उसके बाद आपको सिंपल अपने ब्राउजर पे जाना है, और ब्राउजर पे जाके आपको लिखना है लोकल होस्ट, और उसके बाद वर्डप्रेस। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अभी मेरी जो वेबसाइट है जो लोकल होस्ट वर्डप्रेस पे पड़ी है वो मुझको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना चाहूँ तो क्या मुझे लिखना पड़ेगा, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब अगर मुझे इसके डैशबोर्ड में जाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट वर्डप्रेस स्लैश के आगे लिखूंगा WP-admin। अब WP का मतलब है वर्डप्रेस और एडमिन का मतलब है कि मैं इसका एडमिन हूं। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपसे दो चीजें पूछेगा, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड। आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है और उसके बाद कर जाना है लॉगिन। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये सारी चीजें क्या हैं तो इसका एक ही मतलब है कि जो पीछे वाली पहली वीडियो है इस ट्यूटोरियल की आपने उसको फॉलो नहीं किया। तो आप काइंडली उसको एक दफा फॉलो कर लें, और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो पे आए तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों की समझ आएगी। तो अभी ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, जिसमें जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, हमने पोस्ट वाले ये सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, हमने पेजेस कैसे बनाने हैं वो देख लिए हैं, हमने थीम जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है थीम का ऑप्शन भी देख लिया है, मेन्यू कैसे सेट करना है वो ऑप्शन भी देख लिया है। तो आज की वीडियो में जो हमने और ऑप्शंस देखने हैं वो है सेटिंग्स के ऑप्शन। तो जैसे ही मैं सेटिंग पे अपना होवर करता हूं तो हमें इतने मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं जनरल पे क्लिक करूं तो ये हमें शो करवाएगा कि आपकी वेबसाइट में एट द मोमेंट कौन कौन से जो सेटिंग्स हैं वो हो रखी हैं। तो सबसे जो पहली चीज है वो बोल रहा है साइट टाइटल, कि आपकी जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या है। तो अभी मैंने लिखा हुआ है लर्न वर्डप्रेस के नाम से। आप यहाँ से आके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपके जो माइंड में आए। जैसे एक कंपनी है जार्ट एसईओ के नाम से, तो मैं जार्ट एसईओ लिखूंगा। आप देखें यहाँ पे भी ये अपडेट हो गया और यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। ओके। और जैसे ही मैं इसको अगर सबसे नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट जो है उसको विजिट करूंगा तो मेरी जो वेबसाइट का टाइटल है वो क्या हो जाएगा, जार्ट एसईओ के नाम से हो जाएगा। आप सबसे ऊपर देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जार्ट एसईओ, और यहाँ पर भी लिखा आ रहा है जार्ट एसईओ। तो दैट्स मीन हम अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज है जी हमारे पास टैग लाइन। टैग लाइन बोलते हैं स्लोगन को। जैसे आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, इन अ फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट दिस साइट इज अबाउट। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये एसईओ के रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे शो करवा सकता हूँ लाइक वेलकम। कोई भी बंदा आए मेरी साइट पे तो उसको साथ में वेलकम शो हो। तो मैं सेव चेंजेस करूंगा और आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे हमारी वेबसाइट में शो होगा। अब जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक तो सबसे ऊपर जहाँ पे जार्ट एसईओ लिखा है उसके सामने वेलकम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा है टैग लाइन।
ठीक है, कोई भी एक दूसरा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि आपकी कंपनी किस चीज के रिलेटेड है। लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स में हम इसको खाली छोड़ते हैं या सिंपल वेलकम लिख देते हैं। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक जार्ट एसईओ और ऊपर वेलकम लिखा हुआ आ गया है। और उसके बाद हमारे पास नीचे एक और सेटिंग है जिसे बोलते हैं वर्डप्रेस एड्रेस। तो ये बता रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है वो अभी कहाँ से आ रही है। इसको नहीं चेंज करना कभी भी, और साइट एड्रेस को भी कभी भी चेंज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस क्या है कि जो इस वेबसाइट का मालिक है, ये उसका आर के डेवलपर 727, ये एक ईमेल मैंने लगाई हुई है। अब क्या होगा, सपोज दैट मैं इस वेबसाइट का जो पासवर्ड है वो भूल गया। तो अगर मैं इसको लॉग आउट करूं और लॉग आउट करने के बाद मैं दोबारा इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना चाहूँ, तो ये मुझसे मांगेगा मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड। अब अगर मुझे यूजर नेम या पासवर्ड भूल गया तो मैं अपनी वेबसाइट में एंटर कैसे होऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दैट्स मीन आप एक नीचे ऑप्शन होता है लॉस्ट योर पासवर्ड, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप काइंडली अपना ईमेल बताएं कि कौन सा आपका ईमेल है, और हम आपको एक नया पासवर्ड आपके ईमेल पे लिंक सेंड करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक नया पासवर्ड सेट कर पाओगे। ओके, जैसे हम फेसबुक या ट्विटर का पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम वहां पे जाके अपना ईमेल देते हैं और वो हमें एक मेल सेंड करते हैं जिससे हम अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इतना इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ से क्योंकि मैंने लॉग आउट किया था तो ये मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं कि लॉग इन करें प्लीज। तो इस एड्रेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट बाद में, अभी जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो मैंने एक दफ़ा टेम्परेरी तौर पर अपना ईमेल लगा दिया, लेकिन बाद में कस्टमर का जो ईमेल है वो भी लगाना ज़रूरी है। तो उसका जो ईमेल है उसको मैं जस्ट यहाँ पे प्लेस करूंगा और उसके बाद मैं सेव चेंजेस कर दूंगा, और एक वर्डप्रेस की तरफ से ईमेल जाएगी उस नए ईमेल पे। सपोज दैट मैंने यहाँ से ये ख़त्म करके एक लगा दिया ये वाला एड्रेस, और जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेंगे, एक ईमेल सेंड करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपना दूसरा ईमेल लगा के सेव चेंजेस पे क्लिक किया तो अब वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज देयर इज अ पेंडिंग चेंज ऑफ एडमिन ईमेल टू। अब होगा क्या, ये वाला जो ईमेल है नया ईमेल, इस पे एक ईमेल आएगी वर्डप्रेस की तरफ से कि आप कंफर्म करें कि आप जो है वो ईमेल चेंज करना चाह रहे हैं। वो जस्ट ये श्योर करते हैं कि जो ईमेल आपने यहाँ पे ऐड की है वो एक्टिव भी है या नहीं। आई होप एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल कैसे चेंज करते हैं पता चल गया होगा, क्यों इसे हम इम्पोर्टेंट है रखना, तो इस चीज़ का भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसे बोलते हैं मेंबरशिप। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट जो है उसमें लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। जैसे हम फेसबुक की अगर बात करें तो कोई भी बंदा वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके उसमें अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट में सेम ऑप्शन देना चाहते हैं कि कोई भी बंदा आए और अपना यूजर नेम पासवर्ड और कहाँ रहता है अपना फ़ोन नंबर वगैरह लगाए और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद में वो लॉग इन कर सकता है हमारी वेबसाइट में। सिमिलरली जैसे हम फेसबुक में अगर हमारा अकाउंट होगा तो हम लॉग इन कर पाएंगे। अगर आप लॉग इन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देना चाहते हैं तो इसको टिक कर दें। ओके, अगर ये अनटिक है तो फिर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट में ना तो रजिस्टर कर पाएगा, सॉरी रजिस्टर नहीं कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा, लेकिन रजिस्टर का ऑप्शन वहां से खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं देंगे तो किसी बंदे के पास भी लॉगिन डिटेल भी नहीं होगी क्योंकि अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ होगा। तो इसको भी अब आप ऑन रखें। उसके बाद वो बोल रहा है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, कि जो भी बंदा अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आएगा उसका रोल क्या होगा। तो अब बाय डिफॉल्ट वो सब्सक्राइबर है। होता क्या है, जब हम फेसबुक में अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमारी एक प्रोफाइल हमें नजर आती है जिसमें हम अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं और सारा हमारा ही डेटा वहां पे वो शो करवाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर आप सब्सक्राइबर रखेंगे ना, तो जो बंदा भी आके रजिस्टर करेगा, अगर वो कोई ऑर्डर प्लेस करता है या फिर कोई चीज़ खरीदता है हमारी वेबसाइट से, तो उसने क्या खरीदा, कितने पैसों में खरीदा, कौन सी डेट को खरीदा, ये इन्फॉर्मेशन जो उसको अपने अकाउंट में देखने को मिल जाएंगी अगर आप उसे एज अ सब्सक्राइबर रखोगे। दूसरा होता है कंट्रीब्यूटर। मिसाल के तौर पे मेरा एक और दोस्त है,
जो मेरे साथ वेबसाइट में हेल्प करता है, लाइक मेरी पोस्ट लिखता है या मेरे पेजेस को मेंटेन करके रखता है, तो मैं उसको एज अ कंट्रीब्यूटर असाइन कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी हम कंट्रीब्यूटर का ऑप्शन ऑन नहीं करते हमारी मेंबरशिप में। अब क्या होगा, कोई भी बंदा जो हमारी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करेगा वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो इसको हमेशा हमने सब्सक्राइबर लगा के रखना है। सब्सक्राइबर के अलावा और कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट ना हो। अब सपोज दैट मैं एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, तो कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट से अकाउंट बनाएगा तो वो मेरी वेबसाइट का एडमिन बन जाएगा। दैट्स मीन वो मेरी वेबसाइट के इस हिस्से में आ जाएगा जहां पर अभी हम हैं। ठीक है। और यहां से आके अगर वो कोई भी चीज डिलीट कर दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन बंदा आया था, किसने वेबसाइट को डिलीट कर दिया। तो कहने का मतलब आप जस्ट ये याद रखें कि यूजर डिफॉल्ट रोल हमेशा सब्सक्राइबर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट भी ये हमेशा सब्सक्राइबर ही होता है। उसके बाद नीचे है जी साइट लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे अगर आप वर्ड प्रेस की ये वाली जो लिखा है, लाइक ये इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड नहीं है इंग्लिश, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हम सब के लिए। तो यहाँ से हम ऑप्शन को इजीली नेविगेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद है टाइम जोन। टाइम जोन का अब क्या है कि जैसे इंडिया का जो टाइम है पाकिस्तान से कोई आधा घंटा वो आगे है आई थिंक। ठीक है, या आई थिंक आधा घंटा वो पीछे है। या हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, जब पाकिस्तान में दिन है तो वहां पे क्या है, रात है। तो डिफरेंट जो टाइम जोन है वो वर्क करते हैं। लाइक ये यूटीसी वो बता रहा है कि -8 मतलब 8 घंटे का फर्क है, या -7.5 मतलब 7.5 घंटे का फर्क है। तो ये भी बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, इसको भी ना छेड़ें। उसके बाद हमारे पास डेट फॉर्मेट का ऑप्शन है कि डेट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। लाइक पहले मंथ आए, सॉरी पहले मंथ आए फिर डेट आए और उसके बाद ईयर आए, लाइक ये FJY लिखा भी हुआ है। या फिर पहले ईयर आए फिर मंथ आए फिर डेट आए। ओके, या फिर इस तरीके से स्लैश आ जाए उनमें। ठीक है, अभी यहाँ पे 03 पहले है तो ये हमारे पास मंथ है, उसके बाद डेट है, उसके बाद ईयर है। आप आगे देख भी सकते हैं, लिखा है M फॉर मंथ, D फॉर डेट, Y फॉर ईयर। तो इस तरीके से आप डेट फॉर्मेट जो है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम चेंज नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। अब हमारे पास जो है ना टाइम फॉर्मेट है। तो टाइम फॉर्मेट क्या है, 12:45 जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट से माना जाता है कि 12:45 से ये स्टार्ट है, तो PM लगा सकते हैं। PM का PM छोटा होगा, या अगर नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे तो PM बड़ा होगा। अब अगर उससे भी नीचे है 12:45, इसके साथ आप देखें ना AM है ना PM है, तो ये 24 जो फॉर्मेट R है वो है। मिसाल के तौर पे अगर आपको AM और PM देखने को मिल रहा है तो फिर या तो 12 AM होगा या 12 PM होगा। और जब 12 से आगे जैसे ही जाएंगे तो दोबारा 1 बज जाएगा। लेकिन ये जो तीसरे नंबर पे लिखा है 12:45, ये 24 घंटे को शो करता है, इसके साथ AM PM नहीं होता। ये 12 13 14 जैसे कहते हैं 15:20 हो गए हैं, तो ये उस हिसाब से चलने वाली चीज है, इसको भी हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है वीक स्टार्ट ऑन, कि आपका हफ्ता कब स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली हफ्ता जो है वो मंडे को ही स्टार्ट होता है, तो हम इसको भी मंडे रखेंगे। कोई भी चेंज अगर आपने यहाँ पे किया उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सेव चेंजेस पे। और जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपकी ये वाली सेटिंग कंप्लीट। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन ऐड कर सकते हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेशन जो ईमेल है उसको चेंज कर सकते हैं। और ये एक लास्ट ऑप्शन मेंबरशिप का। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ओके, और उसके बाद बाकी ये जो चीजें हैं इनको कोई इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज है राइटिंग। राइटिंग में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़ी सी वर्डप्रेस के रिलेटेड। लाइक जो पोस्ट की डिफॉल्ट कैटेगरी है वो क्या होगी, वो है अनकैटेगराइज्ड। ओके, तो ये चीज हमने देखा कि हम किस तरीके से अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी को खत्म करके अपनी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, वो पहली वीडियो में मेंशन है, तो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर बोलते हैं डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड है या साइड है या चैट गैलरी, आप इसको भी ऐसे छोड़ दें। अब दूसरे सिंपल लफ्जों में आपको यहाँ पर कुछ भी कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल नीचे जो रीडिंग वाला ऑप्शन है उस पे आ जाएं। तो रीडिंग वाला ऑप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से हम अपने जो पेजेस हैं उनको सेट करते हैं। क्या मतलब है पेजेस को सेट करने का, अगर अभी मैं अपनी वेबसाइट पे आके लोगो पे क्लिक करूं तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही होंगी। तो जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया ये एक पोस्ट है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड एक दूसरी पोस्ट है।
तो इन पोस्ट, ये जो पोस्ट हैं, इनके लिए हमेशा एक पेज बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉग पेज। और हमेशा जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी ब्लॉग के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, कोई कोई भी वेबसाइट है उसका लैंडिंग पेज हमेशा उसका होम होता है। जैसे जब भी वेबसाइट ओपन हो तो यहाँ पे ओपन होती है एट द मोमेंट, जैसे हमें होम दिखा रहा है, लेकिन होम में अभी तक हमने कुछ भी चीज ऐड ही नहीं की, तो दैट्स वाई ये हमें खाली शो हो रहा है। अब किस तरीके से मैं कर सकता हूं कि जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आए तो हमेशा वो होम पे हो, ना कि उसको ब्लॉग पे ब्लॉग शो करवाए। ओके, ब्लॉग पोस्ट जो है वो शो करवाए, ये वाली नहीं शो होनी चाहिए, बल्कि उसको ये पेज आते ही ये पेज शो होना चाहिए जो होम वाला है। ओके, ये देखें। तो इन चीज़ों को हम कैसे सेट करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है जी जार्ट एसईओ के नाम से। मैं zartSEO.com अगर लिखता हूँ तो ये मुझे पोस्ट शो नहीं करवाएगा, ये मुझे मेरे होम पेज पे लैंड करवाएगा, जो इस वेबसाइट का होम पेज होगा। आप सबसे ऊपर देखें तो लिखा हुआ है होम जार्ट एसईओ। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मुझे पूरी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन दिखाना शुरू कर रहा है। तो ये सारा डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे, डेफिनेटली जैसे ही हमारा कोर्स ये कंप्लीट होगा और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये डिज़ाइन बनाना ही सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम डिज़ाइन जो हैं उनको बना सकते हैं। ओके। तो अभी क्या है जी, अब मैंने आपको दिखाया कि हम आते ही कहाँ पे लैंड हुए, होम पेज पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं, अभी देखें ब्लू जो है ना हमारा होम, वो थोड़ा सा ब्लू है, दैट्स मीन मैं अभी होम पे हूँ। लेकिन जैसे ही मैं जार्ट एसईओ पे क्लिक करता हूँ तो अभी मैं होम पे नहीं हूँ, बल्कि एक वेलकम पेज पे हूँ। ठीक है। तो अब मैं किस तरीके से आते ही अपने होम पेज पे जा सकता हूँ, मतलब कोई और पेज ना शो करवाए, आते ही अपने होम पेज पे चला जाऊं। तो उसके लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है आ स्टैटिक पेज। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि हाँ जी आप अपना होम पेज कौन सा रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ऑलरेडी एक पेज मैंने बना के रखा है जिसका नाम है होम। तो मैं होम पे क्लिक करूंगा, अभी मेरा होम सिलेक्ट हो गया। फिर वो मुझे पूछते हैं कि पोस्ट पेज, कि जो आपकी पोस्ट शो हो रही हैं, अगर मैं लोगो पे क्लिक करूं तो मुझे दोबारा लैंडिंग पेज में पोस्ट दिखाएगा। तो ये वाली जो आपकी पोस्ट हैं, इन पोस्ट को फिर हम कहाँ पे शो करवाएं, तो उसको भी आपने बताना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है ब्लॉग पेज को, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाया। तो चले हम एक जल्दी से ब्लॉग पेज जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। और क्या करेंगे कि ब्लॉग पेज को यहाँ पे आके अपनी पोस्ट पेज से सिलेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, जो ब्लॉग पेज है हमारी सारी पोस्ट हमेशा ब्लॉग के अंदर ही शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐड न्यू पेज में मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ब्लॉग, और ब्लॉग लिखने के बाद मैं कर दूंगा पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉग पेज हमें किस तरीके से अभी शो हो रहा है और बाद में किस तरीके से शो होगा। तो अभी ये जी पब्लिश हो चुका है, मैं व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये खाली पेज है, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ब्लॉग लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आके अभी मैं करूंगा तो मुझे ब्लॉग पेज नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा एक दफ़ा, क्योंकि मैंने पेज बाद में बनाया है। तो मैं पहले होम वाले को एक दफ़ा जैसे ही सेव सेटिंग करता हूँ। अब दोबारा मैं अगर सिलेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ब्लॉग दिखना स्टार्ट हो गया। मैं ब्लॉग को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद सेव चेंजेस करूंगा। और अब अगर मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूं तो आपको यहाँ पे मेरी पोस्ट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें, अभी ये मेरी पोस्ट जितनी भी हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, मेरे ब्लॉग पेज में। लेकिन ब्लॉग का पेज अभी मैंने मेन्यू में ऐड नहीं किया। तो मेन्यू में ऐड करने का क्या तरीका है, मैं अपीयरेंस में जाऊंगा, मेन्यू में जाऊंगा और सिंपली ब्लॉग पेज को पेजेस में से सिलेक्ट करके अपने मेन्यू में ऐड कर दूंगा। तो चलें, ये भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। अभी यहाँ पे मुझे ये पेज शो नहीं हो रहा, मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा और ये मेरा ब्लॉग है। और अब अगर आप नोट करें तो होम के आगे लिखा गया है फ्रंट पेज, कि आते साथ ही जो सबसे पहला पेज ओपन होगा वो कौन सा, वो होम। और जो हम मेरी पोस्ट जो है वो किस में शो होंगी, वो ब्लॉग में शो होंगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर दूंगा और सबसे लास्ट में मेरा ब्लॉग ऐड है, मैं सेव मेन्यू करूंगा। और सेव मेन्यू करने के बाद अगर मैं अब अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करता हूं तो ब्लॉग पेज भी मेरी वेबसाइट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में अगर आप यहाँ पे अब देखें तो हमारा जो ब्लॉग पेज है वो आ चुका है।
अब अगर मैं लोगो पे क्लिक करता हूं तो मुझे मेरी पोस्ट नजर नहीं आएगी, मुझे मेरा होम नजर आएगा। उसकी रीजन क्या है कि मैंने सेट कर दिया कि सबसे जो पहला पेज है वो कौन सा होना चाहिए, होम होना चाहिए। और अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक करूं तो मेरी सारी पोस्ट कहाँ पे शो होंगी, मेरे ब्लॉग में शो होंगी। तो लो जी, ये इतनी इजी और सिंपल चीज है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सेकंड हमारे पास पूछता है जी, ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट। अभी हमारे पास जो ब्लॉग पेज है उसमें कितनी पोस्ट हैं? उसमें हैं जी दो पोस्ट। एक जो है हमारी उसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और दूसरी एक इमेज लगी हुई है और कॉफी टाइप वो है कि द बेस्ट, द 10 बेस्ट स्पॉट्स टू कैच सनराइज एंड सनशाइन। एक रैंडम सी इमेज लगी हुई है और उसके नीचे एक दूसरी पोस्ट है। ये एक पोस्ट है और ये एक दूसरी पोस्ट है। तो अभी ये दो शो हो रही हैं, तो वो मुझे बोल रहा है कि ब्लॉग पे शो एट मोस्ट पोस्ट, कि एक पेज पे कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए। तो उसने बोला कि 10 बाय डिफॉल्ट शो होती हैं। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं एक, और उसके बाद मैं सेव चेंजेस करूं, तो अब मुझे सिर्फ एक ही पोस्ट मेरे पेज पे नजर आएगी ब्लॉग पे, और दूसरी के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एक ही पोस्ट मिल रही है जिसकी इमेज है और उसके नीचे टाइटल है, और अब दूसरी पोस्ट देखने के लिए मुझे कह रहा है नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दे रहा है। ओके, या फिर ये टू का है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो दूसरी हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है वो वहां पे शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने सेटिंग में उसे बोल दिया कि एक पेज पे सिर्फ एक ही शो करवाओ। लेकिन जैसे ये बाय डिफॉल्ट 10 है तो इसको 10 ही रहने दें। दूसरा ऑप्शन है सिंडिकेशन फीड्स शो द मोस्ट रीसेंट। इस चीज को मुझे नहीं लगता कि वर्डप्रेस में हम कभी भी यूज करते हैं, तो इस चीज को अभी के लिए हम स्किप करते हैं, क्योंकि एक चीज जो यूज नहीं होती उसको उसके बारे में डिपेथ में जाने का कोई फायदा भी नहीं है। उसके बाद है फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड। या तो वो फुल टेक्स्ट होगा या सिर्फ एग्जर्ट होगा। एग्जर्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये जो हमें शो हो रहा है ये हमारा एग्जर्ट है। और अगर मैं पेज 1 पे आऊं, जो हमारा सबसे पहला पेज है, तो वहां पे हमें ये जो शो करवा रहा है ये हमारा एग्जर्ट है। तो वो बोल रहा है कि आते साथ ही आप अपना फुल टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं या एग्जर्ट शो करवाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ये है हम इसको ऐसे ही रखते हैं। सबसे लास्ट में हमसे वो दोबारा पूछ रहा है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, कि गूगल में अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को ढूंढना चाहे, लाइक जार्ट एसईओ लिखे, तो ये वेबसाइट आए या ना आए। अगर मैं टिक लगा दूंगा तो अब गूगल पे की सर्च में ये वेबसाइट नहीं आएगी। कोई भी कस्टमर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो वेबसाइट है वो गूगल में ना आए। तो हमेशा इसको हमें अनटिक रखना है और उसके बाद आप सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। लेकिन जी इतना काम है। अभी तक हमने दो जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो देख ली है। एक तो जनरल देख लिया, उसके बाद हमने रीडिंग देख ली है। हमने देखा कि हम अपना लैंडिंग पेज जो है वो किस तरीके से सेट कर सकते हैं और हम अपना ब्लॉग पेज जो है उसको कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर वेबसाइट में हम ये सेटिंग्स लाजमी करते हैं। रीडिंग्स हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी ऑप्शन डिस्कशन का। तो डिस्कशन में हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस हैं जिनको अनटिक करना है या चेक बॉक्स करना है। इनकी डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सेटिंग्स हमेशा बाय डिफॉल्ट जैसे रहती हैं हम हमेशा इनको ऐसे ही यूज करते हैं। अगर आप क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में कहीं भी ये चीज़ यूज़ नहीं होती। आप अगर इनकी जो सामने लिखा हुआ है उन चीज़ों को भी पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में एक सिर्फ इसका मैसेज मुझे छोड़ दीजिएगा, तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भाइयों के लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मीडिया का। तो मीडिया का जो ऑप्शन है इसमें क्या है, वो बोलते हैं कि एक जो थंबनेल है ना उसकी विड्थ क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी, मीडियम साइज की जो इमेज है और जो लार्ज साइज की इमेज है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हम सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसकी विड्थ या हाइट को डिस्टर्ब करेंगे तो जो भी इमेज आप वेबसाइट में अपलोड करेंगे मे बी आपको वो अच्छी क्वालिटी में ना मिले। तो बेहतर यह है कि आप इन चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें और इनकी जो विड्थ और हाइट है इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और ऐसे ही रहने दें। इमेज का साइज बड़ा छोटा करना होगा वो हम देखेंगे एलिमेंटर में कि किस तरीके से हम चीज़ों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं।
अब हमारा जो पहले वाला लेक्चर था 1 घंटा 13 मिनट का था आई थिंक, उसमें मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल ऑलरेडी करवा के रखा हुआ है। ये जितनी भी सेटिंग नजर आ रही है इसमें से किसी सेटिंग में भी हमने नहीं जाना, लेकिन जब एलिमेंटर की बात करेंगे, जब हमें डिजाइन की बात करनी होगी, तब तब इनमें से कुछ सेटिंग्स जो हैं उनको हम देखेंगे, लाइक रोल मैनेजर है, टूल्स है और सेटिंग है, बस इसके अलावा और किसी चीज को हमने नहीं देखना। और ये ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं हमारे थीम की तरफ से, क्योंकि हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा हमें थीम कुछ ऑप्शंस देता है, और इनको भी अभी टच करने की जरूरत नहीं है। हम दोबारा आ जाते हैं अपनी सेटिंग्स में और वहां पे बात हम कर लेते हैं परमालिंक्स की। परमालिंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे वर्डप्रेस में। ओके, तो अभी क्या है, वो हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो पहला है वो है परमालिंक स्ट्रक्चर, जिसमें है प्लेन, डे एंड नेम, मंथ, और ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनमें से कोई भी फॉर्मेट जो है उसको हम यूज कर सकते हैं इसकी। और ये परमालिंक्स क्या हैं, अगर मैं सिंपल जुबान में आपको बताऊं तो मैं अगर ब्लॉग पे क्लिक करता हूं और ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरी पोस्ट शो हो गई, और जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, इमेज पे या टाइटल पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे ऊपर आप इसका लिंक देखें कि ये किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले आपको ईयर दिखा रहा है, फिर मंथ दिखा रहा है, फिर डेट दिखा रहा है, और उसके बाद आपकी पोस्ट का टाइटल है। अब मैं नहीं चाहता कि मुझे ये चीजें यहाँ पे शो हों, तो ये आ क्यों रही हैं और किधर से आ रही हैं, तो मैं परमा लिंक पे अगर जाऊं तो यहाँ पे हमें बता रहा है रेडियो बटन की ये सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके परमा लिंक में ये चीजें ऐड हो जाएंगी। आई होप कि मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मैं प्लेन को सिलेक्ट कर देता हूं तो फिर क्या होगा, सिंपली इस तरीके से एक कोड जो है वो मेरे ऐड हो जाएगा। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं सेव होने के बाद अपनी ब्लॉग साइट पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें वो मुझे बता रहा है कि ये पोस्ट जो है वो अभी मौजूद ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने उसके परमा लिंक से डिलीट कर दी है। तो मैं क्या करूंगा, एक दफ़ा वापस जाऊंगा, दोबारा इस पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, तो मुझे बार बार ये इशू जो है वो देखने को मिला है, आपने परेशान नहीं होना। आप जस्ट इस ब्लॉग को आगे से ख़त्म करें और सिंपली लोकल होस्ट वर्डप्रेस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आए आपको जाना है ब्लॉग पे, और अभी ये सारे परमालिंक्स वहां से अपडेट हो गए। अब देखें यहाँ पे ब्लॉग लिखने की बजाय उन्होंने लिख दिया पेज आईडी इज इक्वल टू 37। उसने कोई ना कोई आईडी असाइन करवा दी आपको वहां पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या मुझे फॉर्मेट मिल रहा है, वही जो वो हमें वहां पे बता रहे थे। कोई ना कोई पी इज इक्वल टू नंबर वो ऐड कर देंगे। अब अगर मैं मंथ एंड नेम को सिलेक्ट करता हूं तो फिर मुझे जस्ट 2023 और उसके बाद मतलब मुझे मंथ और उसके बाद जो पोस्ट है वो नजर आएगी। नुमेरिक सिलेक्ट करता हूं तो मुझे फिर 1 2 3 इस तरीके से नजर आएगा। अगर मैं पोस्ट नेम पे करता हूं तो फिर मुझे जस्ट पोस्ट का टाइटल ही नजर आएगा, और हमेशा हम इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके रखते हैं। ओके, इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लें कि हमेशा परमालिंक स्ट्रक्चर में हम किसको सिलेक्ट करते हैं, पोस्ट नेम को सिलेक्ट करते हैं। और इतना करने के बाद जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, अब अगर मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे आता हूं, और वेबसाइट पे आने के बाद अगर मैं ब्लॉग पे जाता हूं, और ब्लॉग पे जाने के बाद मुझे सिलेक्ट करनी है अपनी पोस्ट। अब मुझे देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किस में हैं, लोकल होस्ट वर्डप्रेस के ब्लॉग में हैं। ओके, और अब अगर मैं किसी पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये बताएगा कि मैं कौन सी पोस्ट के अंदर हूँ। लाइक यहाँ पे बता रहा है लोकल होस्ट वर्डप्रेस दी 10 बेस्ट स्पॉट्स। अब यहाँ पे भी देखें दी 10 बेस्ट स्पॉट्स टू कैच सनराइज। ओके, अब मैं बताता हूं कि परमालिंक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर मैं यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे गूगल पे जाके इसको पेस्ट करता हूं, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये शो करवा रहा है इस तरीके से, दी 2010 बेस्ट स्पोर्ट्स टू कैच सनराइज। मतलब वही सेंटेंस है, बस उसके अंदर उसने ना परसेंटेज ऐड कर दिया। तो अब करना क्या है, आप अगर यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ परसेंटेज नहीं है, बाकी वही लिखा है। तो गूगल क्या करता है, जब भी हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो वो उसके यहाँ पे आके सर्च होती है सबसे टॉप पे। तो वो इसको मैच करेगा दूसरों की वेबसाइट के साथ, और जिसके साथ ये मैच होगा उसकी वेबसाइट को ही ये प्रायोरिटी देगा और ऊपर रिजल्ट में शो करवाएगा। जैसे ये एक वेबसाइट आ गई, जियोन एडवेंचर फोटो जी .com। थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो एक और वेबसाइट है, एक्सपर्ट
explorer.com, थोड़ा सा और करता हूँ तो photojeepers.com। तो ये दूसरे लोगों की वेबसाइट शो करवा रहा है। तो मुझे भी अगर मैं अपना जो परमा लिंक है उसको पोस्ट नेम पे रखूंगा तो मेरा लिंक भी कि कुछ इस तरीके से बनेगा डेफिनेटली। तो हो सकता है कि एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जो गूगल है वो मेरी वेबसाइट को भी कहीं पे यहाँ ना कहीं शो करवा दे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आप माइंड में इतना रखें कि परमालिंक स्ट्रक्चर में आपने हमेशा पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। ओके। उसके बाद हमारे पास कस्टम स्ट्रक्चर है। जब हमने बात ही कर ली कि हमने हमेशा पोस्ट नेम को रखना है तो कस्टम स्ट्रक्चर को गोली मारें। ओके, दैट्स इट। उसके नीचे हमारे पास जी ऑप्शन है, वो बोलता है कि आप कैटेगरी का जो नाम है ना वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं जी? मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं आऊं यहाँ पे और अगर मैं कॉफ़ी पे क्लिक करता हूँ तो कॉफ़ी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मुझे क्या दिखा रहा है कि ये एक कैटेगरी है। किसकी? डेफिनेटली एक पोस्ट है। पोस्ट की एक कैटेगरी है। और उसके आगे मैंने कॉफ़ी पे एक क्या लिखी हुई है, सॉरी, एक पोस्ट, एक कैटेगरी बनाई है कॉफ़ी नाम से, जिसके अंदर मेरी पोस्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी लफ्ज ना आए, मैं यहाँ पे टाइप लिखना चाहता हूँ। यार मुझे कैटेगरी अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पे टाइप लिखना चाहता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे आए और आप यहाँ पे कैटेगरी बेस में लिख दें टाइप, और सिंपली आप सेव चेंजेस करें। और जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और इसको एक दफ़ा अपडेट होने दें, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस के यूआरएल तक जाना है, इतना। और अब अगर मैं दोबारा कॉफी पे क्लिक करूंगा तो कॉफी पे क्लिक करने के बाद आप वहां पे देखेंगे अब कैटेगरी की बजाय क्या लिख के आ रहा है, टाइप। तो ये जी सिंपल सी लॉजिक है इसमें कि आप परमा लिंक जो है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई होप कि परमा लिंक का जो ऑप्शन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे लास्ट में प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमको याद रखने की जरूरत है। ओके, तो ये होती है जी हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग, मेन सेटिंग जिसे हम बोल सकते हैं, जो आज हमने कर ली। उसके बाद हम जो और इसमें चीजें देखेंगे वो है यूजर्स, कि ये यूजर्स का एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, तो ये क्या है? अब यूजर का सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि जो इस वेबसाइट को यूज करने वाला है। ओके, तो अभी इसमें सिर्फ एक ही बंदा है जो मैं हूं, और मैं इस वेबसाइट का क्या हूं? एडमिनिस्ट्रेटर। रोल में शो करवा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स मीन मैं इस वेबसाइट का मालिक हूं। ओके। अब कोई ना कोई ऐसा बंदा है, मैंने सोचा कि यार ना मेरा एक दोस्त है, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और वेबसाइट जो है ना मैं उसको भी बताना चाहता हूँ कि यार मेरी इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस हैं, तुम कर दो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। अब हम अपनी वेबसाइट में से उसको क्या क्या चीजें देंगे? एक तो हमारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा, ठीक है। अगर तो लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट तो सिर्फ हमारे सिस्टम में रहेगी और किसी को हम दे ही नहीं सकते, या पूरी फाइल ही उसको सेंड करेंगे कि ये वर्डप्रेस की फाइल है, इसको रन करके देखो यार, मुझे कोई मसला आ रहा है वो सॉल्व कर दो। ऑनलाइन अगर सपोज दैट अभी हम गूगल पे काम कर रहे हैं, आप उसको सिंपली अपनी डोमेन सेंड करोगे। डोमेन सेंड करने के बाद आप उसको दो चीजें और दोगे, एक तो यूजर नेम या पासवर्ड, क्योंकि डैशबोर्ड में आने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो। अगर उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं तो वो हमारी वेबसाइट में भी लॉगिन नहीं कर सकता। या फिर हम क्या करेंगे, एक नया उसका अकाउंट बना देंगे। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू एक सेकंड बस रुक, मैं तेरा ही एक यूजर बना देता हूँ, तू आराम से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और तू लॉगिन कर जाएगा डैशबोर्ड में। एक तो जो है ना, सबसे पहले उन्होंने पूछा यूजर नेम। मैंने सोचा जी यूजर नेम जो मेरा है ना वो है शाजेब 123, मेरा दोस्त है उसका नाम है, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद वो मांगेंगे जी ईमेल। अब मैं इसमें एक ईमेल जो है ना शाजेब की ऐड कर देता हूँ। अब मुझसे फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाजेब, यहाँ पे लिख देता हूँ सतार, पूरा नाम है उसका। वेबसाइट में हम कुछ भी नहीं लिखते। अब दूसरी चीज क्या है? पासवर्ड। अब शाजेब को मेरी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो यूजर नेम जो मैंने ऐड कर दिया और दूसरा पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामर 123। ठीक है, ये जी शाजेब का पासवर्ड है। उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ कि हाँ वीक पासवर्ड ही सही, कोई मसला नहीं, चलेगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको आप रोल कौन सा देना चाहते हैं, कि वेबसाइट में ये क्या करेगा। अब हम एक एक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी सब्सक्राइबर।
अब शाहजेब जो है वो मेरा कस्टमर तो है नहीं जो मेरी वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदेगा और बाद में देखेगा कि यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे। अच्छा, अब सब्सक्राइबर भी हो सकता है, कोई आपको आपका नेबर मिल गया, वो आपकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ खरीदता है और आपको बोल देता है कि यार मेरा ना एक अकाउंट बना देना अपनी वेबसाइट में एज अ सब्सक्राइबर का, ठीक है, एज अ कस्टमर का। तो आप कस्टमर और सब्सक्राइबर को एक ही चीज समझो। अब कंट्रीब्यूटर क्या होता है, मैंने सोचा कि कुछ कंटेंट ऐसा रहता है मेरी वेबसाइट में जिसको एडिट करना पड़ता है और मेरे पास टाइम नहीं। मैंने बोला यार शाहजेब, मैं तेरा ना एक एज अ कंट्रीब्यूटर अकाउंट बना देता हूँ अपनी वेबसाइट में, तू चीज़ों को देख लियो जो चीज़ें डिस्टर्ब करें, चीज़ कोई चेंज और छोटा मोटा हो कंटेंट में, वो देख लेना। अब ना तो शाहजेब मेरी वेबसाइट से कोई पेज डिलीट कर सकता है अगर वो कंट्रीब्यूटर है, तो ना ही कोई नया प्लगइन ऐड कर सकता है, ना ही थीम चेंज कर सकता है। सेम एट्रीब्यूटर, ऑथर और एडिटर, तीनों के ऑलमोस्ट सेम काम होते हैं। आप चीजों को एडिट तो कर सकते हैं, लेकिन आप चीजों को डिलीट नहीं कर सकते, नया प्लगइन नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद लास्ट वन जो चीज है वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर का हमें पहले ही पता है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं एडमिन को। अब एडमिन कौन है, जो पूरी वेबसाइट को मैनेज करता है, कोई भी चीज डिलीट कर सकता है, कोई भी चीज नई ऐड कर सकता है। अभी मैं क्या हूं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मैंने सोचा कि शाहजेब भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा। और जैसे ही मैंने ऐड न्यू यूजर पे क्लिक किया, और अब अगर मैं आपको लॉग आउट करके दिखाऊं, यहां से मैं लॉग आउट होता हूं एक दफा, और अब मैं शाहजेब वाला यूजर नेम और पासवर्ड अगर ऐड करता हूं, तो मैं लॉग इन कर पाऊंगा या नहीं। मैंने लिखा शाहजेब 123, प्रोग्रामर 123। अब ये मैंने शाहजेब के लिए लॉगिन डिटेल बनाई थी, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाऊंगा। ओके। तो इतना सिंपल है जी अपने कोई भी नया यूजर बनाने का हमारे वर्डप्रेस में। दैट्स क्वाइट सिंपल। अभी जो लास्ट चीज है हमारे पास वर्डप्रेस में, वो क्या है जिसको हमने देखना है, वो हमें जस्ट अपने अपीयरेंस में जाना है और उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज के नाम से। अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया कि कस्टमाइजेशन क्या होती है, विजिट्स क्या होती हैं। तो विजिट्स के बारे में तो मैं बिल्कुल अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कंप्लीट साइट की डेवलपमेंट कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये विजिट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अभी कस्टमाइजेशन क्या है, थीम में जब भी आप अगर अपनी वेबसाइट पे एक दफ़ा आए, सपोज दैट मैं अपने लोगो पे या अपने साइट टाइटल पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो मेरा फर्स्ट पेज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज दैट यहाँ मेरे पास एक लोगो है, मैं अपना लोगो लगाना चाहता हूँ। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोगो क्या होता है, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ लोगो की, तो हमारे पास ये और कुछ भी नहीं, जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक छोटा सा साइन होता है। तो अगर हम लोगों की बात करें कि लोगो क्या होता है, तो मैं अगर दोबारा एक दफ़ा जार्ट एसईओ पे जाऊं, तो जार्ट एसईओ पे जाने के बाद मुझे एक छोटी सी इमेज मिलेगी जिसमें जार्ट एसईओ लिखा होगा, ऊपर कुछ सर्कल बने होंगे। तो ये हमेशा हमारा लोगो होता है। अगर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक इमेज है। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लगा लाकर रख भी सकता हूँ, जिसको हम अभी अपनी कस्टमाइज के ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर मैं किस तरीके से अपना जो लोगो है उसको लगा सकता हूँ। अभी ये जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट को। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने अपीयरेंस में, उसके बाद मुझे जाना है कस्टमाइज के ऑप्शन पे। विजिट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि विजिट्स पर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे कि विजिट्स जो हैं ये क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर सकता है, तो इसलिए मैं विजिट्स पे बात नहीं कर रहा। अब ये हमारे पास कस्टमाइजेशन का थोड़ा सा एक पैनल, इसे आप बोल सकते हैं कि ओपन हो गया। अभी यहाँ पर हमारी साइट जो है वो भी लोड हो जाएगी। सबसे पहले आप अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ग्लोबल नजर आ रहा है, फिर हेडर बिल्डर नजर आ रहा है, फिर ब्रेड क्रम आ रहा है, ब्लॉग पेज, साइड बार, फुटर बिल्डर, साइट आइडेंटिटी, मेन्यू, विजिट, मतलब डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। अब ये थीम टू थीम वेरी करता है, हर थीम में ये सेटिंग डिफरेंट आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ सेटिंग ऐसी है जो आपको हर थीम में मिलेगी, जैसे कि साइट आइडेंटिटी, मेन्यू, विजिट्स, होम पेज सेटिंग, एडिशनल सीएसएस। तो अभी अगर मैं ग्लोबल पे जाता हूं तो यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है टाइपोग्राफी। अगर मैं टाइपोग्राफी पे क्लिक करता हूँ तो
टाइपोग्राफी क्या होता है, हम इसकी लिखाई को बदल सकते हैं, इसके लिखने के अंदाज को बदल सकते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली जो है उसको बदल सकते हैं। ओके, अगर मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि जो जार्ट एसईओ लिखा हुआ है उसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ। अभी आप दोबारा इसे देखिएगा, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब उसका स्टाइल थोड़ा सा और तरह का वो दिखना स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं इस लास्ट वाले पे क्लिक करता हूं तो अब ये कुछ और तरह से दिखना स्टार्ट हो गया है। इसे बोलते हैं जी टाइपोग्राफी। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, हेडिंग है, H1 फॉन्ट है, H2 फॉन्ट है। लाइक यहाँ से हम जो फॉन्ट हैं अपनी वेबसाइट के उनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो फॉन्ट हैं उनको हम कस्टमाइज से क्या कर सकते हैं? नहीं। जब हम एलिमेंटर की बात करेंगे तो एलिमेंटर की मदद से हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को बड़ा छोटा, ज़्यादा गहरा, बारीक, और वर्ड्स के दरमियान स्पेस, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे हमारा जो एलिमेंटर है उसकी मदद से। दूसरा ऑप्शन है जी कलर्स। कलर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो बोल रहे हैं कि आप कौन सा जो कलर है जी वो उसको यूज करेंगे, कौन कौन से कलर्स आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। डेफिनेटली ये चीजें भी हम अपने एलिमेंटर के थ्रू करेंगे। कंटेनर है, बटन्स है, टॉप स्क्रॉल है, माइक है, ये थीम की सेटिंग्स हैं सारी। किसकी सेटिंग्स हैं? थीम की। उसके बाद हेडर बिल्डर है। अब मैं हेडर बिल्डर पे अगर क्लिक करता हूं तो सबसे पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है? साइट टाइटल एंड लोगो। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मुझे वो इस तरह का एक खाली डिब्बा दे देगा कि सिलेक्ट लोगो। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि भाई यहाँ पे कोई फाइल पड़ी है या फाइल आप अपलोड करें या ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो मैं यहाँ से फाइल को उठा के इसके ऊपर लाकर छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने छोड़ा फाइल होगी अपलोड। मैं जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि जो आपने लोगो दिया है वो लोगो काफी बड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं यार, अपना एट द मोमेंट लगा दो, जैसे भी ये शो हो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं। आप स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करें लेकिन लोगो बहुत बड़ा आएगा। आप देख सकते हैं हमारा लोगो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो अभी फिर मैं क्या करूं? मैं लोगो को रिमूव ही कर दूंगा। क्यों? तो फिर हम लोगो लगाएंगे कैसे? क्वेश्चन ये भी आ रहा है माइंड में। तो भाई मेरे, वो लोगो हम लगाएंगे एलिमेंटर से। ओके। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो हमें एक लोगो विड्थ का ऑप्शन मिल रहा है। कुछ थीम्स में मिलता है, कुछ थीम्स में नहीं मिलता। मैंने पहले ही बताया कि हर थीम की सेटिंग दूसरे थीम से क्या है? डिफरेंट है। अब देखें, जैसे ही मैंने लोगो लगाया लोगो आया बहुत सारा बड़ा। मैंने जैसे ही इसको छोटा किया लोगो अब क्या हो गया? छोटा। ऐसे ही है। तो जैसे ही मैंने इसको छोटा किया लोगो अब सही अपनी जगह पे जाके लग गया। लेकिन ये आगे जो जार्ट एसईओ लिखा आ रहा है मुझे ये नहीं चाहिए था। तो सिंपली यहाँ पे साइट टाइटल जहाँ पे लिखे आप इसको क्या करें? यहाँ पे आप देख लें इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल, और उसके बाद टैगलाइन। यहाँ पे कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस हमें दे देते हैं कि आप जो टाइटल है उसको क्या कर दें? रिमूव कर दें। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो मेरा जार्ट एसईओ लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं रिमूव करूंगा आप देख सकते हैं हमारे पास जस्ट लोगो है। अभी मैं लोगो का साइज अगर थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे तो अभी ये कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है। लेकिन हेडर जो है वो हम किसकी मदद से बनाएंगे? एलिमेंटर की मदद से। तो आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि लोगो यहाँ पे मेरा, सपोज दैट एक्स्ट्रा थीम आप यूज नहीं करते, आप कोई और थीम यूज करते हो, तो वहां पर इस ये वाला तो ऑप्शन मिला ही नहीं आपको जिसकी मदद से आप उसकी जो विड्थ है उसको सेट करोगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि हमने हेडर फुटर ये दोनों चीजें अपने एलिमेंटर में बनानी और वहां पर बहुत इजीली हम इस चीज को ग्रैप कर लेंगे। परफेक्ट। ओके। उसके बाद साइट टाइटल है। जैसे हमने एडवांस सेटिंग में जाके देखा, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लोगो यूज नहीं करता तो ये दोबारा मेरे को यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि ये मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है वो क्या है? जार्ट एसईओ। अब अगर आपको याद हो कि जार्ट एसईओ जो टाइटल, साइट टाइटल है, वो कहाँ पर चेंज करना सीखा हमने? तो मेरे भाई वो हमने सीखा था, आप अपने डैशबोर्ड में आए, उसके बाद अपनी सेटिंग्स में जाएं, जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं, उसके बाद आपको जाना है जनरल में। और जनरल में आने के बाद जो सबसे पहली चीज आपसे वो पूछता है वो होता है आपका साइट टाइटल। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा टैग लाइन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जनरल सेटिंग से भी कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने देख ली। लेकिन एक जो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइट आइकन।
अब ये साइट आइकन क्या होता है? अगर आप सबसे ऊपर देखें तो आपको जैम्प का आइकन नजर आ रहा होगा। अगर आप मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हैं तो ये जैम्प का आइकन है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैम्प ना यार शो हो, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लोगो छोटा सा हो के नजर आ जाए, ये ना शो करवाएगा ये तो जैम्प। मुझे जैम्प क्यों दिखाऊं मैं जैम्प? ओके, तो मुझे सिंपली साइट आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे सिलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जार्ट एसईओ पड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं क्रॉप जैसे भी है उसको करके लगा लूंगा। लेकिन जो लोकल होस्ट हमारे पास है उसमें कुछ इशू आ रहा है। मैं लास्ट टाइम भी इसको ट्राई कर रहा था, तो ये अपडेट नहीं कर रहा इस चीज़ को अपडेट नहीं कर रहा। अब मे भी हो सकता है कि जो हमारे पास जैम्प वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, तो अभी है क्या कि ये यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम साइट को लाइव सर्वर पे लेके आएंगे, जब हम ऑनलाइन एक पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे जिसे हम गूगल के साथ देख सकते हैं कि ये गूगल पर कैसे नजर आ रही है। अभी वाली जो हमारी वेबसाइट है ये कहाँ पे है? ये है लोकल होस्ट पे, मतलब सिर्फ मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते अपनी तरफ। लेकिन जब एक वेबसाइट इंटरनेट पे पड़ी होती है, लाइक जो जार्ट एसईओ है, अभी ये ऑनलाइन गूगल पे पड़ी है तो कोई भी बंदा इसको देख सकता है। लेकिन मेरी ये वाली जो जार्ट एसईओ है, ये मेरे लोकल होस्ट वर्डप्रेस की एक फाइल है जो सिर्फ मेरे सिस्टम में है और कोई बंदा इसे नहीं देख सकता। तो जब हम लाइव सर्वर पे जाएंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो साइट आइकन है वो लगा सकते हैं। लाइक अभी के लिए यहाँ पे एक ग्लोब लगा हुआ है। ठीक, तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि इसे बोलते हैं साइट आइकन या फैव आइकन। ठीक है, FAV, फैव आइकन या साइट आइकन। ओके जी, तो आपने बस ये याद रखना है कि ये कहाँ से चेंज होता है। तो ये भाई मेरे चेंज होता है हमारा जो हमें जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद मुझे जाना है कस्टमाइज में, और ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ से ही मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ओके, ओके जी। उसके बाद हमारे पास होता है जी ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा थीम हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जब हम एलिमेंटर में जाएंगे तो ब्रेड क्रम मैं आपको वहां पे क्लियर करवा दूंगा। मे बी आप कोई और थीम यूज कर रहे हो, जब आप उसकी कस्टमाइज सेटिंग में आए तो आपको ये ब्रेड क्रम, हेडर बिल्डर, ग्लोब, ब्लॉग, ये सारे ऑप्शंस ना मिले। लेकिन एक्स्ट्रा थीम जो है वो ये सारे ऑप्शन देता है। अब मैं ब्लॉग पे अगर क्लिक करूं तो ये बोलता है ब्लॉग आर्काइव। तो यहाँ से हम अपने ब्लॉग का जो डिजाइन है उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूं तो साइड में एक साइड बार आ जाएगी। आप 3 डब्बे देख रहे हैं, वहां पर हमारी 3 रिलेटिव पोस्ट आ जाएंगी और अंदर एक मेजर पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर दूसरा देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर तीसरा देखें तो उसमें साइड बार नहीं है। ठीक है, आप इनको एक दफा सिलेक्ट करके बार बार आप अपनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट इसको सिलेक्ट किया, अब इसके पीछे ग्रीन आ गया जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया। और अब हम अपने ब्लॉग पे जाएंगे, और ब्लॉग पे जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो पोस्ट हैं वो कैसी दिख रही हैं। तो अगर आप फील करें तो इसके पीछे स्किन कलर आ गया, फिर वाइट कलर है। पहले ये ऐसे नहीं था। लेकिन अगर जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरी जो पोस्ट है वो ओपन होगी, तो यहाँ पर भी आप फील कर सकते हैं कि पीछे पहले और कलर है, फिर ऊपर वाइट कलर जो है वो आ रहा है। मैं एक दफ़ा दोबारा चेंज करके दिखा देता हूँ। लाइक अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से नीचे आके यहाँ पे साइड बार जो है, तो मैं यहाँ पे साइड बार भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जस्ट पब्लिश पे क्लिक करूंगा। तो अब एक साइड बार जो है वो भी साथ में ऐड हो जाएगी जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो आई थिंक साइड बार में अभी हमने कुछ ऐड ही नहीं किया हुआ, वो विजिट्स के ऑप्शन में आता है। तो उन चीज़ों को हम विजिट्स जब क्लियर करेंगे तो साइड बार जो है उसको भी वहां से देख लेंगे। अब अगर आप फील करें तो यहाँ पे स्पेस खाली बच गई, यहाँ पे इस पोर्शन में। तो यहाँ पे हमारा आएगा साइड बार जब हम विजिट्स की बात करेंगे। तो इन सारे ऑप्शंस जो को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं वन बाय वन। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मेरी नजर में वो क्या है जो आपको सीखने की जरूरत है, वो आपको जस्ट ये ऑप्शंस पता होने जरूरी है कि साइट आइडेंटिटी क्या है, मेन्यू क्या है, और होम पेज सेटिंग्स क्या है। बस ये 3 4 सेटिंग्स हैं जो हर थीम में मिलती ही मिलती हैं। ओके, लेकिन आप ये बोलें कि ये वाली वो सेटिंग्स हैं जो हर थीम में ही मिलेंगी, लेकिन ये वाली इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा थीम की है। ऊपर आपको दिखा भी रहा है कि एक्टिव थीम कौन सा है, एक्स्ट्रा है।
ओके। मुझे लगता है हमें इस डिबेट में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब मैं अगर साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वो फिर हमको बोल रहे हैं कि साइट आइकन लगा सकते हैं आप। साइट आइकन अब कौन सा है, जैसे ये शो हो रहा है तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे वो लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन्यूज का ऑप्शन है। मैं मेन्यूज पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें बता रहा है कि आपके पास दो मेन्यू है, एक फुटर मेन्यू है और दूसरा मेन मेन्यू है। आप नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूं कि हमको मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से मेन्यू क्रिएट नहीं करेंगे। आपको बस जस्ट इतना याद रखना है कि अपीयरेंस के अंदर एक कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से मैं अपना फैब आइकन या साइट आइकन जो है उसको चेंज कर सकता हूँ बस। और इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर मेरे पास जनरल का ऑप्शन है। मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ मैं इजीली यहाँ से चेंज कर पाऊंगा, लाइक साइट टाइटल है या टैग लाइन है। बट एक वाहिद साइट आइकन ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे पास कस्टमाइज के ऑप्शन के अंदर जाकर ही होगी। ओके। तो आई होप कि हमारे पास जितनी भी वर्डप्रेस में सेटिंग्स होती हैं हम उन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। लाइक पोस्ट क्या है, मीडिया पे अगर मैं बात करूं तो मीडिया वो जगह है जहां पर आपने जो जो फाइल अपनी वेबसाइट में अपलोड की होगी वर्डप्रेस के थ्रू वो आपको वहां पर नजर आती रहेंगी। लाइक यहाँ पे जार टेस्ट या 3 तस्वीरें हैं जो मैंने अभी तक यहाँ पर अपलोड करके रखी हुई हैं। तो इसमें मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास पेजेस का ऑप्शन है कि जो पेजेस हैं उनको कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन है। जब भी आपकी पोस्ट पे कोई भी बंदा कमेंट करेगा तो वो हमेशा आपके इस कमेंट सेक्शन में नजर आएगा। एलिमेंटर एक प्लगइन है जिसे हमने इंस्टॉल किया। टेम्पलेट्स भी एलिमेंटर की तरफ से ही आ रहा एक ऑप्शन है, जिसको हम हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जस्ट एलिमेंटर पे ही होने वाली है सारी, क्योंकि एलिमेंटर वो चीज है जिसकी मदद से हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे। ओके। उसके बाद हमारे पास एक एस्ट्रा आ रहा है। एस्ट्रा क्या है जी, ये एक थीम है और ये थीम की जो सेटिंग्स हैं वो हमें शो करवा रहा है। अपीयरेंस के अंदर थीम्स होते हैं, हमने इन पे भी बात की, कस्टमाइज पे भी बात की हुई है, विजिट्स पे भी बात की हुई है, मेन्यू सॉरी विजिट्स पे बात नहीं की, विजिट्स पे हम बात करेंगे जब हम एक्चुअल में वेबसाइट की डेवलपमेंट कर रहे होंगे उस टाइम। उसके बाद हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू की बात हमने कर ली। उसके बाद थीम फाइल एडिटर है, यहाँ पर जस्ट कोड होता है, आपने कभी भी इस फाइल में नहीं जाना। प्लगइन्स क्या होते हैं बात कर चुके हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं इस पे भी बात होगी। यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे करने हैं, सिंपल वहां पे ट्रैश का बटन आ रहा होगा, आप इजीली वहां से ट्रैश कर सकते हैं। इस चीज में भी हमारा हर चीज क्लियर है। लाइक शाहजेब के नाम से मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ था, तो इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ मुझे सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं इसका सिंपली या तो पासवर्ड ही चेंज कर सकता हूँ कि मुझे इस बंदे का पासवर्ड मतलब चेंज कर दिया, अब उसके पास नए वाला पासवर्ड जो है वो नहीं होगा, तो वो बंदा हमारी वेबसाइट में भी नहीं जा सकेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर टिक करें और उसके बाद बल्क एक्शन में जाएं और डिलीट सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दें। और जैसे ही आप इतना करेंगे, जो वो बोल रहा है कि द करंट यूजर विल नॉट बी डिलीटेड, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अभी हम शाहजेब सत्तार के नाम से ही लॉग्ड इन हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट जो दूसरा हमारे पास है एडमिन वाला, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। मैं जैसे ही होवर करता हूँ मुझे यहाँ पे डिलीट का नजर आया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे डिलीट किया, डिलीट ऑल कंटेंट या एट्रीब्यूट, यहाँ से कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और आफ्टर आफ्टर दैट जस्ट हिट द कंफर्मेशन डिलीशन बटन एंड ऑल द थिंग्स विल बी डिलीटेड देयर। ओके जी। उसके बाद हमारे पास यूजर्स की बात हो गई है। टूल्स जो है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो ऑप्शंस हैं जो कोई इतने यूज होते ही नहीं है, इनफैक्ट यूज होते ही नहीं है। ओके। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हम जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी तक आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की जितनी भी सेटिंग होती है वो सारी एक बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। आई होप कि आपने ज़रूर इसमें एफर्ट डाली होगी और एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करके देखा होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम एक्चुअल में वेबसाइट का जो डिजाइन है वो बना रहे होंगे। तो अगर आपको ये वाले ऑप्शंस का नहीं पता होगा तो आप उस वीडियो पर भी नहीं जा सकते। ठीक है, देखना मत भूलिएगा चैनल को। कुछ ही दिनों में हमारी वर्डप्रेस की सीरीज की जो थर्ड वीडियो है कि एलिमेंटर क्या है, किस तरीके से हम वेबसाइट्स के प्यारे प्यारे डिजाइन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है जार्ट एसईओ के नाम से, ये भी एलिमेंटर से ही बनी हुई है।
ओके। तो इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं इनके डिजाइन कैसे बनते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे अपनी इसी आर के डेवलपर्स चैनल पे। आई होप कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और मार्केट में एक नाम बनाना चाहते हैं। तो बिना किसी स्किल के कोई भी बंदा आपको पे नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस स्किल सीखिए और उसके बाद छा जाइए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। ओके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।